सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है पुज्जू ब्लॉग्स पर। तो मैं आ गई हूँ अपना थर्ड पार्ट लेके, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में पूरा नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है थर्ड में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, मुझे ये भी नहीं पता है। तो जैसे कि मेरी स्टोरी बता रही हूँ, मेरी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, मेरी पूरी मैरिज स्टोरी बता रही हूँ। तो आप लोग को लास्ट तक पता चलेगा मेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लास्ट में आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पर जो आए होंगे अभी देख रहे होंगे तो फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट को जाके देखिए, फिर ये थर्ड पार्ट आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर मेरी बात आती है शादी की। तो मेरे हस्बैंड इंगेजमेंट करके दो साल रुकते हैं। तो 2 साल रुकने के बाद फिर शादी की बात आती है। फिर शादी के यहाँ से मेरे ससुर जी मेरे मतलब ना, क्योंकि मेरे जो बाबा ससुर थे, मेरी वीडियो रुक रही है, जो मेरे बाबा ससुर थे वो बहुत घाई किए थे कि मुझे मेरी बहू को देखना, नथों को देखना है, जल्दी शादी करो, नहीं तो मैं क्या पता बीच में टपक जाऊँ ये वो। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते थे मेरे ससुर जी भी और सब लोग भी। लेकिन मेरी मम्मी के पास बजट नहीं था, तो बोली कि इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बजट भी, हम लड़कियाँ वाले हैं, हमें बजट देखना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड का क्या कहना था, मम्मी हमको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना कि देना पड़ता है, बिना दे नहीं चलता, लड़कियों वाले को देना ही पड़ता है, कितना भी वो ना बोले कुछ भी बोले, लेकिन करना पड़ता है उनको। तो फिर इसके लिए थोड़ा सा मम्मी ने टाइम लिया। उसके बाद मेरी शादी होती है। तो शादी होती है, वीडियो रुक रही है बहुत अभी सही है। तो फिर सब कुछ अच्छे से, सब शादी हो जाती है मस्त एकदम अच्छे से, जो होना चाहिए, जैसे धूम धड़ाका सब कुछ होता है, जैसे एक भाई एक बाप एक माँ सबका वो रहता है, तमन्ना रहता है ना, उसी तरीके से मेरी अच्छी खासी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल आती हूँ तो मैं वो भी स्टोरी बताती हूँ। आज तक मैं किसी को नहीं बताई थी, लेकिन आज बताती हूँ। तो फिर मेरे नीचे ना मेरी सासू माँ का कमरा था। तो कमरे में वो छोटा से, जैसे पहले के ज़माने में सासू लोग का कमरा कैसे होता है, छोटा सा तख्ता रखा रहे और एकदम अंधेरा जैसा, वैसा कुछ था। तो जैसे मैं आई तो पूजा वगैरह करवाई मुझसे, जो भी रस्म रिवाज रहता है सारा होता है, वो जो सब हुआ। तो मुझे मेरे सासू जी के कमरे में लेके गए और बिठाए मुझे वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे बिठाए। फिर मेरा खातिरदार बहुत अच्छे से, मतलब सबको पता रहता है कि 2 दिन से शादी होती है तो लड़की कुछ खाती पीती नहीं है, क्योंकि टेंशन में, और सोती नहीं है बिल्कुल भी। तो पूरी रात शादी होती है तो पूरी रात तो जगना पड़ता है, और शादी के 2 दिन तक तो वैसे ही जगना पड़ता है। तो फिर मैं आती हूँ, फिर मुझे नींबू पानी जो भी देना रहता है सब कुछ देते हैं सब लोग, और मुझे वही कमरे में सुला देते हैं। तो फिर 1 घंटे के लिए मैं सोती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ, अब किसी को बताई नहीं थी, आज पहली बार ये पोल खोल रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ मेरा कमरा यही है क्या, अल्लाह मुझे इस कमरे में रहना पड़ेगा तो मैं तो घुट के मर जाऊँगी, कैसे रहूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी इसमें। तो अपने मन में सोचती हूँ, अब मैं किससे पूछूँ कि मेरा कमरा कौन सा है, ये तो मैं नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि जैसे आते हैं वैसे फर्स्ट टाइम तुरंत कमरे में नहीं बिठाए जाते, क्योंकि कमरे में जो बेड वगैरह रहता है वो सब सेट करने के बाद ही बिठाते हैं। तो फिर वहाँ पर मुझे दोपहर का, मतलब मैं 12-11 बजे आ गई थी और शाम तक मुझे उधर ही बिठाए थे, और वहीं पे सारे लोग आते थे देखने, सब लोग भीड़ लगाए रहते थे। तो मुझे ना सोचती थी अल्लाह मेरा कमरा है, अगर ये होगा तो मैं नहीं रह पाऊँगी इधर, भाई मैं क्या बोलूँ, तो किसको क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। फिर मुझे शाम को मेरी ननद आती हैं, बोलती हैं कि आप तैयार हो जाओ, मतलब नहा लो, नहाने के बाद साड़ी चेंज कर लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। फिर कोई रस्म रहता है, पूजा वगैरह कथा वगैरह सुनने का कुछ तो रहता है, हाँ बहुत बोझ वगैरह रहता है, तो अच्छे से तैयार हो जाओ। फिर मैं वहीं पे तैयार भी होती हूँ, और जो मेरी साड़ी वगैरह रहती है मेरी ननद सब ला के देती हैं, वो भी मेरा हेल्प करती हैं। हेल्प करने के बाद फिर मेरी जो भी वो बोझ वगैरह में जो भी होता है सब कुछ होता है, फिर मुझे वही कमरे में फिर से नीचे लेके चले जाती है, क्योंकि वो नीचे है वो कमरा। तो फिर वही कमरे में बिठा देते हैं, और तब तक ये कमरे को मेरे सजाते हैं सब लोग। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरा कमरा यही है। फिर मेरे हस्बैंड आते तो हैं, वही कमरे में आए थे कुछ बोलने के लिए, मुझे बोल के फिर चले जाते। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या यही कमरा मेरा, लेकिन मैं नहीं पूछ पाई, क्योंकि आजू बाजू में कोई था मेरे, तो मैं नहीं पूछ पाई। तो फिर जब यहाँ पे अच्छे से सजावट हो जाता है तो मेरी ननद बोलती है चलो मैं आपको अपना तुम्हारा घर दिखाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मेरा घर दिखा दी तो मतलब वो सब कुछ दिखाएंगी मुझे। तो फिर ऊपर अंदर से, मतलब 2 साइड से आते, एक बाहर से एक अंदर से। तो पहले जब मैं नई आई थी तो मैं अंदर के साइड से आती थी, तो मैं अंदर की साइड से आई, और मेरी ननद जब मुझे मेरा कमरा दिखाई तो मुझे सुकून मिला। हाँ एकदम अच्छे से डेकोरेट, पूरी लाइटिंग, हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी तब मुझे, वाह ये मेरा कमरा है। तो मुझे तसल्ली मिलता है, हाँ ये मेरा कमरा है। फिर मेरे ससुराल में कोई भी कमी नहीं है, और भगवान की दुआ से अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जैसे कि हर एक रिश्ते में होता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, वो तो होता ही है। और मेरे साथ फिर ये चीज़ मेरे को शायद नहीं शेयर करना चाहिए, और ना ही मैं करूँगी। तो ज्वेलरी से लेके रिलेटिव, जैसे कि मुझे बहुत चीज़ें मिली थी मेरी ज्वेलरी में, मैं ये भी बता देती हूँ। एक लड़की की पूरी गहने जो होते हैं ना, एक देखो, एक लड़की की जब शादी से पहले तो उसको ये चीज़ की नीड नहीं रहती है, और इस चीज़ से वो ना मतलब
उतना वो लगाव नहीं रहता, लेकिन शादी के बाद ये चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो मुझे मेरे शादी के टाइम पे हर एक चीज़, जैसे कि एक लड़की की पूरी नीड रहती है ना, कंगन से लेके हर एक चीज़ तक, तो मुझे हर एक चीज़ मिला था मेरी ज्वेलरी में। मैं गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रही हूँ, तो हर एक चीज़ मिला था। और ये चीज़ मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे घर की मैटर है और मुझे शायद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ चीटिंग हुआ था, बस इतना ही कहूँगी। और वो मेरे पति नहीं किए थे। मेरे पति ने, मैं अपने हो सकता है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हिम्मत दिखाए थे ना, मेरे हस्बैंड दिखाए हैं। और आज तक मुझे वो इस चीज़ को लेकर मुझे संभाल रखे हैं। और शायद उन्हीं का चेहरा देख के, उन्हीं का सब कुछ देख के आज मैं चुप हूँ। और मेरी ननद, मेरी जेठान वगैरह सब लोग बोलती हैं आप जैसी हो कितना बर्दाश्त की हो, हम जैसे लोग होते तो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। और शायद आज मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब शादी के 3 साल के बाद मेरे साथ ये घटना घटा, जहाँ पे मैं अपना ज्वेलरी किसी के हाथ में थमा के गई थी। और वो बहुत खास इंसान रहता है ससुराल में, आप लोग को हिंट लग गया होगा वो कौन होगा। जो बोलते हैं ना खास लोग रहते हैं, उन्हीं को देख के मैं शौक के चली गई थी। मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम, थर्ड बार मेरे को मुंबई जाना था। तो ये हुआ कि मुंबई में ट्रेन में कैसे लेके जाओगी, तो मुझे कोई लोग ने बोला कि दे दीजिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछी, तो मेरे हस्बैंड भी बोले दे दीजिए। फिर मैंने दे दी कुछ खास इंसान को। मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, कोई वो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन समझदार लोग समझ गए होंगे मैं किसको दी थी। तो फिर मैंने दे के चली गई। और फिर मेरे आने के बाद मैं शादी पड़ता है मेरी मौसी की लड़की का, तो उसमें से कुछ आधा सामान मिलता है और आधा सामान गायब रहता है। तो वहाँ पे मेरी दिमाग खसक जाती है। फिर मैं थोड़ा बवाल होता है, मतलब ज़्यादा बवाल मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से गुस्सा हुई थी। हस्बैंड से जो भी बोलना था मुझे बोली थी। तो हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि जाने दो, जो भी हुआ हो जाने दो, मैं तुमको सब कुछ करूँगा, तुम्हारे पास सब कुछ आएगा, उससे डबल आएगा, लेकिन अभी आप मत कुछ करो। तो फिर मैं वही सब्र में आज तक हूँ और अभी तक हूँ। और अपने ससुराल में मेरे बोले वही उस टाइम पे थोड़ा हुआ था खिटपिट, उसके बाद से मैं सब कुछ सब्र की हूँ। मैं दोबारा वो इंसान से बोलने भी नहीं गई कि मेरा ज्वेलरी मुझे दो, नहीं तो क्या हुआ। मैं आज तक किसी से नहीं पूछी हूँ कि मेरी ज्वेलरी गई कहाँ, और शायद मैं ये पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जो चीज़ एक बार गायब हो जाता है तो वो दोबारा मिलता है। तो जो भी है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए जो भी करते हैं सब बहुत करते हैं उतना, तो वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। उनका प्यार, उनका दुलार, उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ रहेगा मेरे साथ, तो शायद मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और बस हर रिश्ते में थोड़ा बहुत ना हर जगह पे होता रहता है, हर ससुराल में होता है। और उसके बाद से मैं ऐसे रहती हूँ ना अपने ससुराल में कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कोई चीज़ का गम ही नहीं रहता। मैं इतनी खुश, इतनी अच्छे से रहती हूँ ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस मेरी यही स्टोरी है। और आगे तक का आप लोग को तो सब कुछ देखते ही रहते हो मेरा ब्लॉग। और मैं फैमिली ब्लॉग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव ने मुझे बोल भी रखा है कि सबको दिखाया करो सबसे, लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि मैं कैमरा उठाऊँ फिर ब्लॉगिंग करूँ सबके सामने। तो इसके लिए मैं नहीं करती। मायके में हाँ कर लेती हूँ क्योंकि मायके में चलता है, लेकिन ससुराल में करती हूँ, लेकिन जब कोई पार्टी फंक्शन कुछ रहता है तब करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। तो लेकिन अब मेरी ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। और आप सबको पता है मेरी स्टोरी अब चलती जा रही है। तो मेरे पास एक बेबी है, एक बेबी का प्लान है, मतलब प्रेग्नेंट हूँ। और कितना मंथ चल रहा है, क्या चल रहा है, वो धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। तो बस यही मेरी स्टोरी थी। और आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। और बहुत सारी चीज़ें इसमें थी जो मैं नहीं बोल पाई हूँ क्योंकि एक फैमिली मैटर भी होता है, जो बहुत कुछ मतलब देखने वाले कभी तो कभी देखेंगे मेरा ब्लॉग और बहुत लोग देखते भी होंगे, तो इसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें नहीं बता पाई हूँ। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। और शायद मेरे को ये सब बोलना था या नहीं बोलना था, मुझे नहीं पता है ठीक है कि नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग के साथ सब कुछ शेयर किया। तो मैं सोची कि आप लोग जब तक मुझे जानोगे नहीं तब तक मेरी ब्लॉगिंग आप लोग देखोगे कैसे। जब तक मेरे बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक जानोगे नहीं, ये लड़की कैसी है, कहाँ से है, सब कुछ सब जान जाओगे, तभी तो मेरी ब्लॉगिंग आप लोग को अच्छी लगेगी। तो बस मेरी यही स्टोरी है और आगे चलते हैं, आगे आगे देखते हैं क्या होता है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बस मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पे थर्ड पार्ट में जाके मेरा स्टोरी कंप्लीट हुआ है। तो मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। इसके आगे आप लोग को बहुत अच्छा ब्लॉग दिखने वाला है। बाय बाय गाइस।